हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी जल्दी जल्दी अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है और घर से निकलने ही वाली होती है। तभी उसकी माँ शीतल बोलती है, अरे कहाँ चली इतनी जल्दी में? नाश्ता तो करती जा। नहीं माँ, आज नहीं, पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। अभी जाने दो वरना वाट लग जाएगी। रानी हड़बड़ी में कॉलेज पहुँचती है और क्लास खत्म होने के बाद उसे जोरों से भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड रिया से बोलती है, यार रिया, बहुत भूख लग रही है। आज ना ही मैंने नाश्ता किया और ना ही लंच लेकर आई हूँ। अरे कोई नहीं, मैं लाई हूँ ना, मेरा खा लियो। वैसे भी मैं कौन सा इतनी भुक्खड़ हूँ जो अकेले खा जाऊंगी सारा लंच। नहीं यार, चलना आज बाहर जाकर कुछ खाते हैं। अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद चलेंगे। टाइम पर आ जाइयो क्लास से बाहर। यार रिया, तब तक तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी ना, और भूख तो अभी लगी है। दोनों ही कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर खाने के लिए चली जाती हैं और उसी वक्त जोर से बारिश होने लगती है, जिसके बाद रानी बोलती है, यार ये बारिश को भी अभी होना था क्या? अब तो सब दुकानें बंद हो जाएगी। क्या यार रिया, भूख के मारे कहीं मैं स्वर्ग ही ना सिधार जाऊं। तू ना फालतू बकवास बंद कर। वो देख, वहाँ एक फूड स्टॉल है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तू अपने मुंह पे टेप लगा। तुझे पता है ना कि मुझे ऐसे सड़क पर खड़े होकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वाह बेटा, मतलब भूख से तड़पना पसंद है पर सड़क पर खाना नहीं। अपने ये चोचले बंद कर और चल मेरे साथ, वरना घर तक भूखा ही जाना पड़ेगा। दोनों उस फूड स्टॉल के पास पहुंचती हैं और रिया वहां खड़े भैया से 2 प्लेट राजमा चावल देने को बोलती है। दोनों मिलकर राजमा चावल को भूखी नजरों से देखते हुए खाने लगते हैं। तभी रानी बोलती है, ये राजमा चावल सच में इतने टेस्टी है या फिर मैं सुबह से भूखी हूँ इसलिए अच्छे लग रहे हैं? नहीं यार, ये तो सच में बहुत औसम है। देखा, फूड स्टॉल का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तू तो फालतू में ही इतने ड्रामे करती रहती है। रानी को वो राजमा चावल इतने अच्छे लगते हैं कि उसकी जबान पर तो राजमा चावल का चस्का सा लग जाता है। वो रोज उसी फूड स्टॉल पर जाकर राजमा चावल खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो फूड स्टॉल पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो स्टॉल कहीं और शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद वो घर पहुंचकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, अरे माँ सुनो ना, कहाँ हो आप? हाँ बोल, क्या बात है जो इतनी प्यार से अपनी माँ को बुला रही है? वो माँ, मेरा ना आज राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो रात के खाने में तुम वही बनाना। अरे आज का खाना तो पहले ही बन चुका है, अब कुछ नहीं बनेगा। क्या माँ, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानोगी क्या? तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अच्छा ठीक है, ज्यादा ही मन है तो एक काम कर, खुद बना ले, ठीक है? इसी बहाने तू कम से कम कुछ काम करना तो सीखेगी। हाँ हाँ, बना लूंगी, इतना भी क्या मुश्किल है। रानी तू ये कर सकती है। इतना कहकर रानी किचन में जाकर रेसिपी बुक से देखकर राजमा चावल बनाती है और एक प्लेट में लेकर खाने लगती है, जिसके बाद वो बोलती है, वाह रानी, तूने क्या राजमा चावल बनाए हैं। हाँ, चावल थोड़े से कच्चे हैं पर राजमा तो एकदम सुपर से ऊपर बने हैं। माँ को भी चखाती हूँ। इतना कहकर वो अपनी माँ को भी अपने बनाए राजमा चावल खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रानी की शादी राज नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में अपनी पहली रसोई की रस्म में रानी राजमा चावल ही बनाती है, जिसे खाकर उसकी सास सविता बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। इतने अच्छे राजमा चावल तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसका मतलब ये है कि समधन जी ने बड़े ही अच्छे से खाना बनाना सिखाया है तुझे। चलो अच्छा है, वरना तेरी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुझे चाय बनानी भी नहीं आती होगी। इन्हें क्या पता, एक यही चीज है जो मुझे पसंद है, बनाना भी और खाना भी। जी थैंक यू माँ जी। ऐसे ही रानी रोज अलग अलग तरीके से राजमा चावल बनाया करती और जब वो राजमा चावल नहीं बनाती तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। ये सब देखकर उसकी सास बोलती है, क्या बात है बहू, जब देख रही हूँ तब तू राजमा चावल ही बना के परोस देती है। अरे घर में और सारी चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? क्या बहू, एक ही खाना रोज रोज ठूसना पड़ता है हम लोगों को। नहीं माँ जी, आज मैंने तड़का मारकर और मक्खन डालकर राजमा चावल बनाए हैं। आप खाइए तो सही, खाते खाते आप प्लेट ना खा जाए तो कहना। अरे ओ ज्ञान की देवी,
राजमा चावल में तड़का मारने से और मक्खन डालने से वो दाल मखनी नहीं बन जाती। अरे कभी दाल, कड़ी, छोले भी बना लिया कर, कम से कम मुंह का स्वाद तो बदलेगा। सविता के इतना कहने पर भी रानी नहीं मानती और रोज राजमा चावल बनाती या फिर ऑर्डर करती। ऐसे ही एक दिन रात को खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं। तभी रानी के पेट में जोर से दर्द होता है और वो बोलती है, हाय, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। तभी राज की नींद खुल जाती है और वो बोलता है, अरे ये मेरे पेट में अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है? आज तो मैंने ज्यादा खाया भी नहीं। इतना कहकर वो भी वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। इसीलिए वो अपनी माँ के कमरे के वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ के पेट में भी पहले से ही दर्द होता है। और वॉशरूम के दरवाजे को बंद देखकर रानी के कमरे में जाकर पेट पकड़कर बोलती है, अरे बहू, अरे जल्दी निकल, नहीं तो मेरी निकल जाएगी। बस थोड़ी देर और माँ जी। जिसके बाद वो तीनों अपना पेट पकड़कर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी राज बोलता है, ये आज हम सबका पेट एक साथ क्यों खराब हो गया? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये सब तो तेरी बीवी के राजमा चावल के कमाल हैं, जो हमारे दर्द के कारण बन चुके हैं। माँ जी, पर हम राजमा चावल तो रोज ही खाते हैं, तो आज ही क्यों हमारे पेट में दर्द हुआ? अरे वही तो, रोज रोज एक ही चीज खाएंगे तो एक दिन पेट तो खराब होगा ही ना। अरे मोरी मैया, लगता है कि फिर से जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ भागती है। अगले दिन रानी अपनी सास को लेकर क्लिनिक पर जाती है, जहाँ डॉक्टर सविता का चेकअप करके बोलता है, इनको एक ही तरह खाते रहने से लूज मोशन हो गए हैं, जिसके कारण इनके शरीर में पानी की भी कमी हो गई है, इसीलिए ये कमजोर होती जा रही हैं। दवाई के साथ साथ आप इन्हें सादा खाना जैसे खिचड़ी या दलिया ही खाने को दीजिएगा। डॉक्टर के कहने के बाद रानी को समझ आता है कि उसकी सास ने ठीक कहा था। वो घर आकर अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाकर उसे देती है और बोलती है, माँ जी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं रोज रोज राजमा चावल नहीं बनाऊंगी। देख बहू, हद से ज्यादा किसी भी चीज को खाना वो नुकसानदेह होता है, तो चाहे वो राजमा चावल ही क्यों ना हो। हाँ रानी, आज माँ की तबीयत खराब हुई है, कल तुम या मैं बीमार हो सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हें बस समझा रहे हैं ताकि भविष्य में तुमको भी ऐसा कुछ ना झेलना पड़े। रानी समझ जाती है कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है और वो रोज रोज राजमा चावल बनाना छोड़ देती है और बाकी खाना बनाना सीखने लगती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे जीजू, आप कब आएंगे? मैं कब से बस स्टैंड पर आपका वेट कर रही हूँ। अरे साली साहिबा, हम बस पहुँच ही रहे हैं आपके पास। कमबख्त ये स्कूटी बंद पड़ी है रास्ते में। जीजू, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ ना। अरे साली साहिबा, बस अभी आ रहा हूँ, और दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं रात को मालिश कर दूंगा। अच्छा जीजू, ठीक है, रात को दबा देना मेरे पैर। अरे साली साहिबा, एक किस दो ना। पागल हो गए हैं क्या आप? अरे मेरी डियर रानी साली साहिबा, कर दो, क्या पता मेरी स्कूटी स्टार्ट हो जाए और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ तुम्हारे पास। अच्छा ये लीजिए। वाह साली साहिबा, मजा आ गया आपकी चुम्मी में। तो तुम्हारी चुम्मी से स्टार्ट हो गई मेरी स्कूटी। बोला था ना, अब आता हूँ जल्दी से। हन्नी अपनी साली के पास स्कूटी लेकर पहुंचता है और उसे बिठाकर घर की तरफ लाता है। तभी उसकी साली उससे बोलती है, मेरे प्यारे जीजू, सुनिए ना। हाँ बोलो मेरी जाने जिगर, मेरी मक्खन सी साली। जीजू, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। तो मुझे खा लो। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं तो कह रहा हूँ कि गोलगप्पे खाओगी? हाँ जीजू, चलो वहीं। इतना कहकर हनी स्कूटी गोलगप्पे वाले के पास रोक देता है और रानी गोलगप्पे जैसे ही खाती है, वो एक गोलगप्पा अपने जीजू की ओर करती है। हनी मुंह खोलता ही है कि रानी वो गोलगप्पा खुद ही खा जाती है और हनी कहता है, दिस इज नॉट फेयर रानी, गलत बात। मैं सोच रहा हूँ तुम बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाओगी, लेकिन तुमने अपने जीजू की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे लिए स्कूटी लेकर आया हूँ। ओ मेरे स्वीट से जीजू, आपको तो मैं अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाऊंगी। भैया, जरा एक भर के तीखा सा गोलगप्पा दे दो। हे भगवान, इसे अपनी तरफ लाने के लिए
क्या अब मैं ये तीखा गोलगप्पा खाऊं? गोलगप्पा लेकर रानी अपने हाथ से अपने जीजू को खिलाती है और खाते ही हनी के कानों से धुआं निकलने लगता है। हनी का मिर्च के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो खांसता हुआ बोलता है, रानी अब रहने दो, मेरा पेट भर गया, अब घर चलते हैं, तुम्हारी दी वेट कर रही होगी। ठीक है जीजू चलो। तभी हनी रानी के ख्यालों में खो जाता है और रानी उसके हाथ पर काटकर उससे बोलती है, वैसे किसके ख्यालों में खो गए आप? मेरा हाथ! अरे साली साहिबा, ये क्या किया आपने? जीजू मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ कि दीदी के पास ले चलो, लेकिन आप है कि अपने ख्याली दुनिया में इतना बिजी है, आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। इतना बोलकर हनी उसे अपनी स्कूटी पर बिठाता है और ऐसे ही दोनों घर पहुंच जाते हैं। रानी डोरबेल बजाती है और नीलू दरवाजा खोलने आ जाती है। साथ ही अपनी बहन को देखकर उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे मेरी लाडो रानी, तू आ गई। तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुझे तेरे जीजू ने? अरे नहीं नहीं दीदी, जीजू ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे गोलगप्पे भी खिलाए। आप कैसी हैं? अच्छा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे आज मैंने तेरा फेवरेट टेंगी पास्ता बनाया है, खाएगी ना? हाँ दी, बट थोड़ी देर बाद, अभी गोलगप्पे खाए थे ना। कुछ ही घंटों के बाद तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। वहीं नीलू अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी रानी उसके कमरे का दरवाजा बजाती है और कहती है, दी, जीजू ओपन द डोर, मुझे नींद नहीं आ रही। लगता है साली साहिबा इधर आना चाहती हैं। क्या हुआ रानी, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं जीजू, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आप दोनों के साथ सो जाऊं? आज तो मजा आएगा, साली जी के साथ सोऊंगा। हाँ आ जाओ, यहीं सो जाओ अपनी दी के बगल में। इतना कहकर वो दोनों भी बेड पर लेट जाते हैं। रानी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद अभी भी नहीं आती, तो वो करवटें लेती रहती है और करवट लेते हुए वो अपने जीजू को जोर से जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद धम से आवाज आती है और फिर हनी चिल्लाते हुए कहता है, अरे राम, मर गया, मेरी कमर। ओ जीजू, आपको लगी तो नहीं? कैसे गिर गए आप? पहले गिरा दिया साली साहिबा आपने, अब कह रही हो लगी तो नहीं है। अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उठाओ मुझे। सॉरी जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको मालिश कर देती हूँ कमर में। सच? ऐसा करो रानी, बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारी दी उठ जाएगी यार। ऐसा करो दूसरे कमरे में चलकर तेल लगा दो। इतना कहकर उसे कंधे के सहारे रानी कमरे में ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। साथ ही ऑयल लगाकर उसकी मालिश करती है और बोलती है, जीजू अब आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं साली जी, थोड़ा नीचे करो। यहाँ अब ठीक है? साली जी मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है और कितने मखमली कोमल जैसे हाथ हैं आपके। वो तो है ही जीजू, अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ साली जी। जीजू मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगे? इतनी सी बात, साली जी अभी बना कर लाता हूँ। इतना कहकर हनी उसके लिए चाय बनाकर ले आता है और उसके हाथों में कप देते हुए वो बोलता है, साली जी जरा आराम से पीना, चाय बहुत गर्म है, कहीं आपके गुलाबी से होठ ना जल जाएं। जीजू वैसे मैं चाय से ज्यादा हॉट हूँ। क्या बात कही साली जी आपने, इसलिए आपके लिए एक शेर है। कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अरे कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अब पुरानी हो चुकी है मेरी घरवाली। इस बार होली पर रंग लगाने के लिए मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ मेरी प्यारी सी साली। वाह जीजू, अच्छा दीदी को बताऊं, आपने उन्हें पुरानी कहा। अरे साली जी सिर्फ शायरी है, वैसे साली जी आप होट बहुत हो। अरे जीजू आप भी ना। अरे मेरी साली साहिबा, तुम्हें ऐसे शर्माते देख मैं तो और जवान हो जाता हूँ। तुम्हें पसंद है क्या ऐसी बातें करना मुझसे? अरे जीजू आप भी ना, मुझे नहीं पसंद आएगा तो किसे पसंद आएगा? ऐसे ही अगले दिन नीलू मार्केट चली जाती है और रानी अपने जीजू से कहती है, जीजू आज मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दो। खाना बनाकर? अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता, अगर मना कर दिया तो साली जी के आगे चोप हो जाएगी मेरी। क्या हुआ जीजू, खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे साली साहिबा आता है, मैं बनाऊंगा ना, तुम बताओ क्या खाओगी? जीजू मैं शाही पनीर खाऊंगी, वही बना दो।
ठीक है, आज तुम अपने जीजू की कुकिंग देखो। इतना बोलकर हनी मम्मा टीवी रेसिपी चैनल से रेसिपी को देखता है और उसे बनाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद जैसे तैसे शाही पनीर की सब्जी बनाकर वो रानी को खिलाता है और रानी खाते ही बोलती है, छी, ये क्या बनाया जीजू, गंदा सा। अरे सही से देखो, वही है छोटा छोटा। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नीलू घर वापस आ जाती है और जैसे ही रसोई में सामान रखने के लिए जाती है तो रसोई की तहस नहस देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, ये क्या, ये मेरी रसोई का हाल किसने किया? रानी मुझे बता, ये सब क्या है और किसने किया? दी जीजू ने किया है ये हाल रसोई का। मुझे शाही पनीर बना के खिला रहे थे। मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं खाना, लेकिन ये जबरदस्ती बनाने में लगे पड़े थे। हाय राम, ये सारी साहिबा तो पलटी खा गई। अब मुझे सुनवाएगी नीलू से। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी रसोई को सड़ा दिया। आज तक कभी मेरे लिए तो कुछ बनाया नहीं और आज। अरे दीदी बस करो ना, मत डांटो ना जीजू को, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरी रसोई सड़ाई है ना, वैसे इसे चमका दो, वरना मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगी कि सड़ाना भूल जाओगे। अरे मैं कर दूंगा मेरी माँ, सब साफ कर दूंगा मैं। ऐसे डराओ मत मुझे, गुर्दे बाहर आ जाएंगे मेरे वरना। जल्दी जाकर साफ करो और उसके बाद मुझे चाय बनाकर पिलाना। नीलू की बात सुनकर हनी रसोई को साफ करता है और घंटों बाद उसे चाय बनाकर सर्व करता है। तभी वो अपनी साली से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और देखता है कि वो सामने वाले घर में जाकर वापस आई है और उसकी लिपस्टिक हटी हुई है। ऐसे ही वो उस पर 2-3 दिन नजर रखता है और उसे पता चलता है कि रानी का उसके सामने वाले पड़ोसी के साथ में चक्कर चल रहा है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, मैं समझा मैं अपनी साली को बहुत प्यार करूं, क्योंकि ये बहुत भोली भाली है, लेकिन इसने तो मेरा ही काट दिया। अब साली सिर्फ साली बनकर रहेगी, नहीं जाऊंगा इसके पीछे। हिमानी बहुत ही चालाक लड़की थी। बचपन से ही उसे इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करने की आदत थी। हिमानी की शादी राहुल से हो जाती है, जो कि स्वभाव में बहुत ही आज्ञाकारी लड़का होता है। इसी के साथ साथ हिमानी का नसीब इतना ज्यादा अच्छा था कि उसकी ननंद पूजा और सास काजल दोनों ही बहुत अच्छी थी। ऐसे ही एक दिन हिमानी के घर उसकी माँ निशा आती है और उससे कहती है, बेटा तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। इनकी अच्छे से देखभाल करिए और अपनी ये चालबाजी और 420 वहाँ मत दिखाइयो, अच्छे से रहियो। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं ही चालबाज हूँ? बाकी सारे तो शरीफ है बड़े, है ना? ये लोग बहुत टेढ़े हैं, आपको नहीं पता। आपके आगे तो सब अच्छे बन जाते हैं, लेकिन पीछे से ना बहुत बदल जाते हैं। रहने दे, मैं सब जानती हूँ तू कैसी है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन हिमानी अपने पति राहुल के पास जाकर उससे बोलती है, मेरी कितनी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मैं घर के सारे काम अकेले करती हूँ और तुम्हारी माँ और बहन सारा दिन पड़े पड़े बस खाते ही रहते हैं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ और बहन तो बहुत अच्छी हैं और वो तो तुमको बहुत प्यार से रखेंगी। हाँ, मैं ही झूठी हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा बाबा, रो मत, मैं बात करता हूँ उनसे। राहुल अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है, जिसके बाद पूजा और काजल उनके कमरे में आते हैं। तो राहुल उनसे कहता है, पूजा, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि तुम अब से थोड़ा ज्यादा घर का काम करो और माँ तुम भी उसकी मदद करो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मेरे होते हुए मेरी माँ समान माँ जी काम करे? अरे नहीं नहीं, ये औरतों का मामला है, इसमें आप ना बोलिए। कोई बात नहीं बहू, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तू चिंता मत कर, मैं और पूजा मिलकर सारा काम कर लेंगे, तू बस आराम कर। इतना बोलकर पूजा और काजल बाहर आ जाते हैं। तभी राहुल हिमानी से पूछता है, तुमने तो खुद ही कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और जब मैंने उनसे कहा कि अब घर का काम तुम लोग करो तो तुम मुकर गई, क्यों? अब मैं क्या बताऊँ आपको?
आपके सामने सारे घर वाले मुझे प्यार से बात करते हैं, मुझसे प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आपके पीछे से वो मुझे बहुत ताने देते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आपके जाने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होता। राहुल को हिमानी की बात का यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो हिमानी की बात को टालकर काम के लिए निकल जाता है। अब हिमानी की सास और ननद घर का सारा काम करती और हिमानी बस सारा दिन टीवी के आगे पड़ी रहती। हिमानी को इतने में भी चैन नहीं आता, तो वो राहुल के आने पर हाथ पर टूथपेस्ट लगाकर रोने का नाटक कर रही होती है कि तभी राहुल उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? ये टूथपेस्ट क्यों लगा रखा है? अब मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? तुम्हारी माँ ने मेरा चिमटे से हाथ जला दिया। देखो, हे भगवान। खैर छोड़ो, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहीं न कहीं अब उसे भी यही लगने लगता है कि उसकी माँ और बहन उस पर अत्याचार कर रही हैं। ऐसे ही आए दिन हिमानी कुछ न कुछ करके राहुल के मन में शक पैदा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन हिमानी को एक नई तरकीब सूझती है और वो अपनी सास को परेशान करने के लिए उससे कहती है, माँ जी, क्यों ना हम आपकी कुछ सहेलियों को दावत पर बुला ले, उन्हें अच्छा भी लगेगा और आपकी गपशप भी हो जाएगी। पर माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो क्या आप सबके लिए दावत का खाना बना दोगे? हाँ बहू, क्यों नहीं। अरे तूने इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। तू बस आराम कर, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर काजल रसोई में जाती है और दावत की सारी तैयारियां कर देती है और हिमानी बस सिर्फ आराम करती है। तभी शाम होती है और काजल की सहेली सुशीला और केतकी खाने पर आती हैं और डोर बेल बजाती हैं। जैसे ही काजल रसोई में से दरवाजा खोलने के लिए आती है, तभी हिमानी रसोई में जाकर ऐसा नाटक करने लगती है कि सारा खाना उसी ने बनाया है। कुछ ही देर के बाद हिमानी सबको खाना खिलाती है कि तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और अपनी माँ को कमरे में ले जाकर बोलता है, माँ, एक तो मेरी बीवी की इतनी तबीयत खराब है और तुम अपनी सहेलियों को बुला रही हो। पर बेटा, इनको तो बहू ने बुलवाया है ना। माँ बस करो, मैं सब जानता हूँ कि तुम कितनी 420 हो। हिमानी ने मुझे लाख बार बताया है, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ एक तरफ राहुल और काजल लड़ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमानी से केतकी सवाल करती है, और बताओ बहू, कैसी कट रही है ससुराल में? काजल तो बहुत अच्छी औरत है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती होगी। हाय आंटी, क्या बताऊं, मेरी सास तो नागिन है, नागिन, और वो भी काली। उसका बस चले तो मुझे जिंदा निकल जाए। मैं दहेज नहीं लेकर आई ना, इसीलिए मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती है। मेरा तो जीना ही बेहाल कर रखा है उसने। ये नहीं हो सकता, काजल तो देवी है, देवी। मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे आपको नहीं पता आंटी जी, आपके बारे में क्या बोल रही थी मुझसे? मुझे कह रही थी, लो आ गई मुफ्तखोर। एक बार फोन किया और फ्री का ढूस ने फट से टपक आई। चलो सुशीला यहाँ से, आज हमें पता चल गया कि इस काजल की सोच इतनी गंदी है। हम ये बात सारी गली मोहल्ले में बता देंगे। इतना कहकर सुशीला और केतकी वहाँ से चले जाते हैं और काजल बाहर आकर अपनी बहू से रोते हुए बोलती है, बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बेटा? मैं हमेशा से तुझे अपनी बेटी समझती रही और तू ऐसा कर रही है मेरे साथ। काजल की आवाज सुनकर राहुल और पूजा भी बाहर आते हैं और राहुल कहता है, अरे माँ, नाटक क्यों कर रही हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी को पसंद नहीं करती और तुम जब देखो उससे लड़ती रहती हो। पर बेटा, मैं तो... छोड़ो माँ, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो। इतना कहकर बेचारी काजल और पूजा घर छोड़कर चली जाती है और जाकर किसी आश्रम में रहने लगती है। अब हिमानी अपने पति राहुल के साथ ही रहती है और उसे सारे घर का काम अकेले करना पड़ता है। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर जाते हैं, पर एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ऐसे में भी उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है और एक रात राहुल काम से वापस आता है और देखता है कि हिमानी बेहोश पड़ी है। राहुल उसे कमरे में ले जाकर लिटा देता है और जब हिमानी होश में आती है
तो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी माँ समान माता जी को बहुत धिक्कारा। मैं तो अंधी हो गई थी अपने अभिमान में। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माँ सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन मैं कभी उनका प्यार समझ नहीं पाई। मुझे ये मकान काटने को दौड़ता है उनके बिना। प्लीज उन्हें वापस ले आइए। राहुल और हिमानी काजल और पूजा को वापस लाने के लिए घर से निकल जाते हैं। आश्रम पहुंचकर हिमानी काजल और पूजा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कदर नहीं आई। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे माफ कर दो। पूजा तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा छोटी बहन की तरह मेरा साथ दिया। तू मेरी बेटी जैसी है और बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं, तो मैंने तुझे माफ किया बहू। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया और एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, पर अब मैं वादा करता हूँ कि आपको और पूजा को कभी कोई दुख नहीं होगा। सभी साथ मिलकर घर वापस आ जाते हैं और हिमानी काजल की सहेलियों को वापस बुलाती है। साथ ही उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, जिससे उनकी काजल के प्रति गलतफहमी खत्म हो जाती है। और अब हिमानी सारे घर का काम करती, साथ ही अपनी सास की भी खूब सेवा करती है। इसी के साथ वो सभी एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।